जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर के बारे में तो आपने सुना होगा। आज हम इस वक्त मौजूद हैं तोली पीर में। रियासत जम्मू और कश्मीर 84,471 मरबा मील पर मुश्तमिल एक रियासत है, जिसे 1947 में उस वक्त हिंदुस्तान ने इसके एक हिस्से पे कब्ज़ा कर लिया जब रियासत की 77% आवाम ने इलाके पाकिस्तान के हक़ में वोट दिया था। नाज़रीन, उसके बाद यहाँ एक आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान ने इंतज़ामी तौर पे एक यूनिट तश्कील दिया और उसे आज़ाद रियासत हुकूमत जम्मू कश्मीर कहा जाता है। आज़ाद रियासत में एक जो अपनी एक असम्बली है यहाँ की, और उसके हर 5 साल बाद जमहूरी अंदाज में उसके इलेक्शंस होते हैं। इस साल भी जब हम यहाँ आए हैं साल 2016 की इलेक्शन कवरेज के हवाले से कि साल 2016 में जो इंतखाबात आज़ाद कश्मीर में होने जा रहे हैं, इनमें कौन सी पार्टी इक़्तिदार में आएगी, और साथ ये भी पहलू देखना ज़रूरी है कि जो भी हुकूमतें यहाँ आई हैं उन्होंने तहरीक आज़ादी कश्मीर को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए क्या उन्होंने किरदार अदा किया है। नाज़रीन, एक और बड़ी अहम बात मैं आपको बताऊँगा कि अभी हम जिस जगह मौजूद हैं ये हल्का 3 में है, LA-19 जिसे कहा जाता है। यहाँ के बासियों ने बड़ी तादाद में मकबूजा कश्मीर में जाके अपनी जानों का नजराना पेश किया और कश्मीर की आज़ादी के लिए उन्होंने जदोजहद की, और यूनाइटेड नेशन के चार्टर के ऐन मुताबिक कश्मीरियों को यह हक हासिल है कि वो अपने वतन की आज़ादी की जंग लड़ सकते हैं, चाहे वो आज़ाद कश्मीर से हैं चाहे वो मकबूजा कश्मीर से हैं। ये दोनों खित्तों के लोग तहरीक आज़ादी कश्मीर में अपना खून निछावर कर रहे हैं, इस तहरीक को खून से सींच रहे हैं। और फिर हर साल जो इंतखाबात यहाँ होते हैं, उन इंतखाबात के नतीजे में हर 5 साल बाद जो इंतखाबात होते हैं उनके नतीजे में बनने वाली जो हुकूमतें हैं उनका तहरीक आज़ादी कश्मीर में जो किरदार है उसके हवाले से हम लोगों से पूछेंगे आज के प्रोग्राम में। और हम कोशिश करेंगे कि जो उम्मीदवार कैंपेन पे जा रहे हैं, जहाँ जहाँ जा रहे हैं, उनके पास भी हम जाएंगे। आपको इंट्रोडक्शन ज़रूर करवाता चलूँ। इस हल्के से जो इस बार मजबूत उम्मीदवार हैं उनमें सरदार याकूब जो प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर हैं, उनकी बेटी फरजाना याकूब, और सरदार खालिद इब्राहिम जो सरदार इब्राहिम साहब के बेटे हैं, वो एक दो यहाँ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। जबकि उनके अलावा एजाज अफजल साहब जमात इस्लामी से हैं, नईर अयूब तहरीक इंसाफ से हैं, और उनके अलावा और भी सरदार लियाकत हयात हैं जो नेशनल अवामी पार्टी से हैं, जिनका मौक़िफ़ कश्मीर के मामले पे अलग है। वो एक इंडिपेंडेंट कश्मीर की हामी जमात के वो रुकन हैं। तो इस सारी सूरत में हम जगह जगह जाके कोशिश करेंगे आपको दिखाने की कि लोग किसको हमायत करना चाह रहे हैं और जो कायदीन हैं वो किस तरह अपनी इलेक्शन कैंपेन को लेके जा रहे हैं। हम आपको इस चीज़ों से आगाह रखेंगे। आइए जानने की कोशिश करते हैं अलियाने खईगला के हवाले की क्या राय है, वो किसको वोट देंगे और यहाँ से मजबूत कैंडिडेट किसको तस्वर किया जा सकता है। आपके ख्याल से कौन इलेक्शन जीत रहा है यहाँ, और लोगों की उम्मीदों का मरकज़ कौन है, किसको वोट देंगे? मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुकाबला 2 ग्रुपों में होगा, JKPP और पीपल्स पार्टी। आप किसको वोट दे रहे हैं? हम पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है हमारी पार्टी, और हमें अक्सरियत में फरजाना याकूब को वोट दे रहे हैं। आपके ख्याल से इस हल्के में कौन सा मजबूत उम्मीदवार है और आपका वोट किसको, आप किसको वोट देंगे? के फजल से हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नामजद उम्मीदवार फरजाना याकूब को हम वोट दे रहे हैं। इंशाअल्लाह वो अक्सरियत से मजबूत हैं और वो अक्सरियत से वोट लेके जीतेंगी, कामयाब। आपका क्या ख्याल है, उन्होंने लोगों की फलाह के लिए इतने काम किए हैं पिछले टेन्योर में कि लोग आगे भी उन्हें मुंतखब करेंगे? इंशाअल्लाह उम्मीद है उन्हें आगे भी लोग मुंतखब करेंगे। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर का पाकिस्तान की एक इंतज़ामी यूनिट तो है, लेकिन इसकी एक अलग से अपनी एक असम्बली है। इसका बाज़ाब्ता तौर पे इलेक्शंस होते हैं और नामज़द जमातों के कैंडिडेट इसमें सामने आते हैं, इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं, और उसके बाद फिर जो बनने वाली असम्बली है वो मुंतखब वोटों के ज़रिए से की जाती है। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के सरबराह सरदार खालिद इब्राहिम, जो कि सरदार इब्राहिम के फ़र्जंद हैं, सरदार इब्राहिम का
तहरीक आज़ादी कश्मीर में एक तारीखी किरदार था जिसको यकीनन आप जानते होंगे, इसलिए इस हल्के में कुछ भी कहना कबल वक्त होगा कि यहाँ इस बार के जो इंतखाबी मार्का वो कौन जीतेगा। लेकिन ये एक चीज़ ज़रूर इस बार अवाम खुद एहतसाब कर सकती है कि माजी में जो भी गवर्नमेंट में आए उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए क्या किया, यहाँ की सड़कों के हालात भी, यहाँ की तालीमी मामलात को भी देखा जाए और उसके बाद जो भी ज़िंदगी के तमाम शुबे हैं अगर उनमें गौर किया जाए तो मेरा ख्याल है कि अवाम इसमें खुद एक फ़ैसला करेंगे। लेकिन हम जाएंगे बाज़ारों में, लोगों से बात करेंगे, ताजरों से, दुकानदारों के पास भी जाएंगे हम, और उसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि उन तमाम उम्मीदवारों से भी बात करें जो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं कि वो उनमें से उनके क्या अज़ाइम हैं, किस तरीके से अगर वो इलेक्शन जीतते हैं कौन कितना पुरज़म है और उनके पास मुस्तकबिल का क्या लाएमल है। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हम मौजूद हैं इस वक्त छोटा गला में, ये बंजोसा झील के साथ एक जगह है जहाँ बड़ी तादाद में इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले जो उम्मीदवार हैं उनके सपोर्टर यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तमाम जमातों के पेनोफ्लेक्स पोस्टर्स यहाँ लगे हुए हैं और एक इंतखाबी गेमा गेमी जारी है। हम जानने की कोशिश करेंगे छोटा गला के एक आम शहरी की कि वो किसको वोट देंगे और उनकी उम्मीदों का महवर और मरकज़ क्या है, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पिछली गवर्नमेंट ने इन लोगों को क्या दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका तारीफ़ करवाएंगे आपने? मेरा नाम जाहिद शरीफ है। जाहिद साहब, किसको वोट दे रहे हैं आप? मैं जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी को वोट दे रहा हूँ जिसके कायदे हैं सरदार खालिद इब्राहिम। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इंडिया के बड़े क्लोज हैं और खालिद इब्राहिम साहब ने और मियां साहब ने इताअत भी कर लिया। इस सेंस में फिर आप क्या किस नज़र से देखते हैं? नहीं, मियाँ साहब का और भारत के जो वज़ीर आज़म मोदी साहब उनका कोई ज़ाती ताल्लुक होगा। बाकी ओवरऑल कश्मीर पे जो पॉलिसी है, मियाँ साहब का जो विजन है वो तो सब पे आया है, सब जानते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ ने भरपूर हमायत की है कश्मीरियों की, और आजकल भी वहाँ से यहाँ लोग आ रहे हैं, वुज़रा आ रहे हैं, आगे इलेक्शन जो मुहिम है चला रहे हैं। सबसे पहले वो प्रायोरिटी बेसिस पे कश्मीर की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं कि हम दुनिया में कश्मीर का जो मसला है वो जो इंटरनेशनल जो रेजोल्यूशन है उसके तहत हल होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप रोज़ टीवी वालों का यहाँ हम छोटा गला आमन पे शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इतने दूर दराज से आए हैं और यहाँ इलेक्शन के हवाले से या ये जो अभी सीज़न चल रहा है ये टूरिस्ट के हवाले से हमारा ये आज़ाद कश्मीर खित्ता ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। आपको पता है कि ये छोटा गला बाज़ार है और इसके साथ ही ये झील है, छोटा गला है, बंजोसा है, सब अच्छे टूरिस्ट हैं। ये चिड़ियाघर की तरफ रास्ता जाता है। जहाँ तक इलेक्शनों की बात कर रहे हैं तो इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो छोटे गले का मुकाम है, इससे पहले जो इलेक्शन हुए थे तो हमने ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने विन किया था। 5 स्टेशन है छोटे गले के और पाँचों के पाँचों हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को विन करके दिए थे। तो इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा भी हमें कोई वो नज़रियाती लोग भी हैं लेकिन काम काज भी देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो गरीबों की जमात है, गरीबों के लिए काम काज करती है। तो इस दफ़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने बहुत अच्छे काम किए। हमारे इस खित्ते में मेडिकल कॉलेज दिया, यूनिवर्सिटी दी, पासपोर्ट ऑफिस दिया, मेन रोडें दी, ये सिटी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट दिए, एशियन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट है। जिस रोड पर आप खड़े हैं इसका भी टेंडर ये 2 हफ्ता पहले ये खैयल से तराड़खल ये ADP में आ गया। और इसका ये मैं पूछना चाहूँगा, लोगों का शिकवा भी है, ये काफ़ी बुरे हालात हैं इस रोड के और ये आज से नहीं है। इस पे जब भी आप 3 साल पहले भी ट्रेवल करें यही था और आज भी यही हाल है। ये असल में हुआ था ये कि ये आ गया था एशियन डेवलपमेंट बैंक, क्योंकि जब आज़ाद कश्मीर ADP में आपको पता है कि उसकी ADP कम होती है, पैसा कम होता है। आज़ाद कश्मीर से पत्तन से लेके ये रावलाकोट तक ये बहुत बड़ा डैमेज हो गया था। जब बारिशें हुई तो ज़्यादा डैमेज हो गया, तो उसकी वजह से ये इतना पैसा पाकिस्तान एजे के गवर्नमेंट के पास नहीं था, ये एशियन बैंक में चली गई। और उसी की तसलसल से ये चक से अजीरा तक वो भी एशियन डेवलपमेंट में उसका वर्क ऑर्डर हो चुके हैं, वर्क ऑर्डर सारी ये टेंडर हो चुके हैं, उसका काम अभी जारी है। कोई भी एक काम थोड़ा सा देर से होती है। अभी ये सेंटर से आप जाएँ, ये रावलाकोट में जाएँ, यहाँ से अभी ये छोटागला से ये आपको 3 किलोमीटर यहाँ पक्की अभी कारपेटिंग हो रही है। काम होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा उसमें टाइम लग रहा है। ये अभी आप कितने पुरज़म में इस बार यहाँ पीपल्स पार्टी की जीत? इंशाल्लाह पूरी उम्मीद हूँ कि ये इंशाल्लाह हल्का 3 जो है ना इस वक्त ये इंशाल्लाह ये 5 से 7 हज़ार तक लीड तक ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत के ये सीट निकालेगी। जी जनाब सरदार खालिद इब्राहिम साहब को दे रहे हैं हम वोट, चूँकि वो एक बेबाक सियासतदान है।
नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं खैगला शहर में। ये इंतहाई अहम जगह है इंतखाबी मार्के के सिलसिले में। और एक बड़ी अहम चीज़ मैं नाज़रीन के साथ शेयर करता चलूँ, इस वक्त हम नेशनल अवामी पार्टी के दफ्तर में मौजूद हैं और हमारे साथ जो नामजद उम्मीदवार हैं नेशनल अवामी पार्टी के सदर लियाकत हयात साहब, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं जी आज़ाद कश्मीर के अंदर, चूँकि ये मैं समझता हूँ कि आयरन कर्टन एरिया है, यहाँ की कोई आवाज़ जो है वो बाहर नहीं जाती है। पूरे पाकिस्तान का जितना मीडिया है, जितना इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, किसी चैनल पे जो है पूरा दिन हम बैठे रहते हैं, कोई इक्का दुक्का सी छोटी सी खबर आती है तो एक ब्लैकआउट की कैफियत है। तो इस हवाले से मैं, चूँकि आपका ताल्लुक शायद इसी रीजन से है, इस हवाले से आपने यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे लोगों के मसाइल को उजागर कर रहे हैं, मैं बहुत आपका खुशामदीद करता हूँ। जहाँ तक बात है कि हम हमारे जो आइडियोलॉजी थी उस हवाले से यकीनन जो 74 का एक्ट है उसके मुताबिक हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें एक शिक है जिसमें इलाके पाकिस्तान पे आपको साइन करने पड़ते हैं। तो हम काफ़ी अरसे तक बाईकाट के अमल में रहे। हम ये चाहते थे कि ये शिक रिमूव हो जानी चाहिए, चूँकि ये बेसिक जो कश्मीरियों को राइट है, वो राइट ये है कि कश्मीरियों ने फैसला करना है कि उन्होंने हिंदुस्तान के साथ जाना है, पाकिस्तान के साथ जाना है या इंडिपेंडेंट रहना है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये UN की करारदादों के ख़िलाफ़ एक शिक लागू की गई है, तो हम काफ़ी अरसे तक उसके ख़िलाफ़ लड़ते रहे। लेकिन हमने महसूस किया कि चूँकि सिस्टम के बाहर रह के कुछ नहीं शायद हो सकता है, हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ा और कंप्रोमाइज़ इस कंडीशन के तहत करना पड़ा कि हम वक्ती तौर पे इस कड़वी गोली को निगल के हम असम्बलियों के अंदर जाएंगे और वहाँ जाके हम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। इस गैर आइनी, गैर इंसानी और बुनियादी जो हमारी इंसानी हकूक़ है, जो हमारा राइट्स है, उसके ख़िलाफ़ जो शिक है, इसको हम रिमूव करने के लिए जद्दोजहद करेंगे। चीज़ पूछना चाहूँगा लियाकत हयात साहब, आपका कौम प्रेस हल्के में एक बड़ा नाम है और ये कहा जाता है कि लियाकत हयात एंटी पाकिस्तान है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए जी, हम खैर एंटी पाकिस्तान तो नहीं हैं। हम ये कहते हैं कि चूँकि अगर एक घर में 4 भाई हैं तो एक भाई अगर दूसरे 3 भाइयों का राइट्स नहीं देता है, वो उन पे कब्जा करके बैठा हुआ है, तो उन भाइयों को यह हक हासिल होता है कि वो हक के अलहदगी इख्तियार करते हैं। हम ये कहते हैं, पहली बात है ये, चूँकि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली हिस्सा नहीं है, हम अभी तक उनकी पार्ट एंड पार्शल नहीं है, हमारी इंडिपेंडेंट एक हैसियत है, हमारा फैसला होना बाकी है। उस वक्त तक जो है, हाँ, हमें पाकिस्तानी शिकायतें हैं और बेशुमार शिकायतें हैं। एक शिकायत तो देखिए, आप अंदाजा कर लें कि 1500 मेगावाट बिजली हम मंगला से पैदा करते हैं, 900 मेगावाट बिजली हम नीलम जलम से पैदा करेंगे, 750 मेगावाट जो है वो हुलार से पैदा करेंगे, 100 मेगावाट हम अपना गुलपुर से पैदा करेंगे, 350 मेगावाट बिजली की हमें ज़रूरत है। इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग इस मुक़द्दस महीने में हमारे साथ हो रही है। इससे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन क्या हो सकती है, इससे ज़्यादा इम्तियाजी सलूक क्या हो सकता है? ये वो रवैये हैं पाकिस्तान की तरफ से। फिर आप अंदाज़ा करें कि कश्मीर काउंसिल हमारे ऊपर नाफज है। कश्मीर काउंसिल के पास 54 इख्तियारात हैं, आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट के पास 4 इख्तियारात हैं। वो सारे 54 इख्तियारात जो हैं वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के पास हैं, वो वज़ीर उमूर कश्मीर के पास हैं। सारे एक ताकत का मरकज़ वो बने हुए हैं। वहाँ से फ़र्ज़ किया उन्होंने IG, आज 70 साल से IG वो भेज रहे हैं, वो चीफ सेक्रेटरी भेज रहे हैं। क्या हमारे यहाँ कोई एक आदमी इस काबिल नहीं है जो चीफ सेक्रेटरी बन सके? फिर हम ये कहते हैं कि चले ठीक है, आप भेजते हैं, इस्लामी मुल्क हैं, हमारे रिलेशन है, क्यों आज़ाद कश्मीर के किसी आदमी को आप पंजाब का IG क्यों नहीं बनाते? आज़ाद कश्मीर के किसी आदमी को आप पाकिस्तान का, सिंध का जो है चीफ सेक्रेटरी क्यों नहीं बनाते? देखिए, इम्तियाजी सलूक जो है वो काबिल कबूल नहीं है। हम अपने हुकूक के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने हुकूक की बात कर रहे हैं। आप रोडों की हालत देख लें, ये जो इन्होंने हुक्मरान यहाँ बैठाए हुए हैं, जो इनके पॉपेट हैं, जो इनकी खशामत करते हैं, जो दलाली करते हैं, इनकी आप देखिए डिलीवर क्या कर रहे हैं। एक रोड जो है वो 27 किलोमीटर रोड है, रावलाकोट से लेके पत्तन तक, वो 27 किलोमीटर रोड हमें नहीं बन सकी ये 70 सालों में। 35 किलोमीटर रोड है जो कोहाला से लेकर मुजफ्फराबाद तक है, 35 सालों में, 70 सालों में वो नहीं मिल सकी। तो ये डिलीवर नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ उनकी खुशामद करते हैं। ये पैसे रिकवरी एजेंट हैं, ये पैसे इकट्ठे करते हैं, उनके पास पहुंचाते हैं। सरदार साहब, ये बताइए कि अगर आप जीत जाते हैं, आप असेंबली में आ जाते हैं, क्या रोड मैप है आपके पास इस खिते के लोगों के लिए? देखिए जी, हम ये कहते हैं कि हमारे जो वसाइल हैं, हमारे जो रिसोर्सेज हैं, वो हमारे लोगों पे खर्च होना चाहिए। वो जिस दिन हमारे रिसोर्सेज हमारे लोगों पे खर्च होंगे, हमारा कोई आदमी बैरून मुल्क नहीं जाएगा। हमारे सारे लोग, हमारे जितने नौजवान हैं, जितना ब्रेन है, जितना सिलसिला है, वो सारे बैरून मुल्क जाते हैं रोजगार के लिए। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि लीबिया से लोग किस कर्ब की शक्ल में इटली जाते हैं। इतना खूबसूरत खिता है ये, टूरिज्म के हवाले से जो है वो पूरी दुनिया में टूरिज्म एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर गया है। क्या वजह है कि हमारे लोगों, नौजवानों को यहाँ रोजगार नहीं मिल सकता है? हमारे हुक्मरान करना कुछ नहीं चाहते हैं। वो चूंकि इस मुल्क में रहते ही नहीं है, वो इस्लामाबाद में रहते हैं, पिकनिक पार्टियां हैं, वहां से
तफरी के लिए यहाँ आते हैं, सुबह वहाँ से चलते हैं, दिन भर जहाँ जलसे जुलूस करते हैं, कैंपेन चलाते हैं, शाम को वापस चले जाते हैं। मेरे हलके में दो मेन इलेक्शन कम्पिटिटर हैं, खालिद इब्राहिम साहब और एक फरजाना याकूब साहब, दोनों के यहाँ इस हलके में घर नहीं है, दोनों इस्लामाबाद में रहते हैं। अब लोगों का मसला ये है कि लोग चूंकि ज़हनी तौर पे, चूंकि जिन मुल्कों में गुलामियाँ होती हैं, जो लोग किसी के ज़ेरे कंट्रोल होते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं होता, वो एतमाद खो जाते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, आपका मुकाबला एक तरफ फरजाना याकूब से है, फिर एजाज अफजल साहब भी ज़ाहिरा आपके मुकाबले में ही हैं और पीटीआई के कैंडिडेट भी हैं और खालिद इब्राहिम साहब भी हैं, तो इन सारे लोगों के पास रिसोर्सेज भी हैं, वसाइल भी हैं। आपके बारे में जहाँ तक हम जानते हैं कि आप ज़ाहिरा एक इनकलाबी जदोजहद का हिस्सा रहे हैं, उसको बुरा समझा जाए या अच्छा, वो एक अलग बहस है, लेकिन आप इसको किस तरीके से मुकाबला कर रहे हैं? आपको कोई लोकल सपोर्ट है किसी हवाले से? किस तरह आप इसको फेस कर पाएंगे? जी, हमारा मुकाबला तो एक माइंड सेट के खिलाफ है, एक जहनीत के खिलाफ है। एक वो जहनीत है जो कश्मीरियों को गुलाम रखना चाहती है, एक वो ये जहनीत है जो रियासत जम्मू कश्मीर की तकसीम को मुस्तकिल रखना चाहती है, एक वो जहनीत है जो सियासत को पतन के उस तरफ ले गई है, सरहदों के उस तरफ ले गई है। वो इस्लामाबाद से डील करते हैं, बनी गला से करते हैं, लाइटकाना से करते हैं, रायबंड से करते हैं। हम ये कहते हैं कि हमें अपने बलबूते पे अपने आप पे एतमाद करना चाहिए। उस हवाले से मैं आप हैरान होंगे कि मैं असासे जमा करवाने गया था तो मैंने उनको कहा कि मेरे पास हाथ की लकीरों के अलावा कोई असासे नहीं है। मेरी सारी कैंपेन मेरे नौजवान साथी जो हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं। ये दफ्तर जो है, ये कोई सियासी पार्टी अगर खोलेगी तो इस दफ्तर का खर्चा रोजाना की बुनियाद पे वो सियासी कारकुन लेते हैं। मुझे पता ही नहीं है किसने खोला, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। हर जगह पे यही सूरत हाल है। अपने तौर पे पूरी कैंपेन कर रहे हैं, अपने तौर पे जलसे जुलूस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हमें वहां पे बुलाते हैं, हम वहां पे पहुंच जाते हैं। कितना पुरज़म है आप इस बार आप ये मार्का जीत पाएंगे? सर देखिए, मैं एक बात समझता हूं कि हम डेंट डाल देंगे, हम शिगाफ डाल देंगे, हम चीखें निकालेंगे इनकी। मैं इस बुनियाद पे, एक तरफ सरमाया है, एक तरफ वफाक की गवर्नमेंट है, एक तरफ सिंध की गवर्नमेंट है, एक तरफ KPK की गवर्नमेंट है, पूरे वसाइल हैं, पूरे रिसोर्सेज के साथ, पूरे लाओ लश्कर के साथ आए हुए हैं। दूसरी तरफ हम नजरिए के साथ आए हुए हैं, आज़म के साथ आए हुए हैं, नौजवानों के साथ आए हुए हैं, और हर जगह हमें पजीराई मिल रही है। हम इतने नताज लेंगे कि इनके लिए हैरान कुन नताज होंगे। हम अगर ये इलेक्शन, हम पुरअज़म हैं, अगर जिंदा रहे तो 21 का इलेक्शन हम जीतेंगे, 2021 का इलेक्शन जीतेंगे, इस दफा हैरान कुन नताज देंगे। बहुत शुक्रिया लियाकत साहब, विश यू बेस्ट ऑफ लक। रावला कोट जो इलेक्शन आ रहे हैं तो इंशाअल्लाह जो है ना कि अभी JKPP आज़ाद कश्मीर में जो है ना कि जो इलेक्शन हो रहे हैं वो JKPP जीतेगी। जी, मैं ये इस इलेक्शन मुहिम के बारे में, जो हमारे यहाँ जी इलेक्शन सिलसिला जो जारी है, इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि जो मौजूदा दौर, इस वक्त जो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ये इंतहाई कंपटीशन दौर है और यहाँ हमें एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो हमें इस पसमानदगी से और इस मुश्किलात से निकाल सके। तो मेरे ख्याल में जो ओवरऑल में जो लीडरशिप चल रही है, जो लीडर हैं सब अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं, लेकिन इस बारे में मैं जो हमारे JKPP के खालिद इब्राहिम साहब हैं, मैं उनको प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि वो हक और सच के लिए लड़ते हैं और खड़े होते हैं। जहाँ पे गलत हो रहा हो या ऐसी कोई सियासत परवान चढ़ रही हो जो कि मुल्क के लिए या किसी शहर के लिए नुकसानदेह हो, तो वहाँ पे वो खड़े होके इस्तीफे भी दिए, उन्होंने कलअदम करार दिया, इन बातों को मतलब छोड़ा है असम्बली को उन्होंने। तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सरदार शौकत हुसैन एडवोकेट, एक मारूफ कारोबारी और सियासी शख्सियत हैं रावलाकोट की। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये मौजूदा इलेक्शन, जो आने वाला इलेक्शन है, उन्हें किस नज़र से देखते हैं और ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं। यकीनन इनकी सपोर्ट मानी रखती है, या किसी भी माजी में भी रही है और मुस्तकबिल में भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या समझते हैं कि जो आने वाला इलेक्शन है, इसमें कौन सी जमात को आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं और आप क्या समझते हैं कि इम्कानात किसके जीतने के हैं? अच्छा जनाब, मैं सबसे पहले आपको यहाँ रावलाकोट से हल्का नंबर 3 में आने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और खुश आमदीद कहता हूँ, चूँकि ये बड़ी अच्छी बात है कि अवामी राय जो होनी चाहिए। चूँकि जमहूरियत में जो है यही होता है कि वोट जो उसी आदमी को दो जिसको ज़मीर इजाज़त दो, ठीक है। तो जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है इस हल्का नंबर 3 की जो सूरत हाल है, तो मैं आपको इस हवाले से ये बताऊं कि गुज़श्ता 15 साल से हमारे इस हल्का नंबर 3 के अंदर जो तब्दीली मैंने देखी है वो इससे पिछले 50 साल में मैंने नहीं देखी।
اس میں آپ دیکھیں کہ یہاں ان 5 سالوں کے اندر یہ چونکہ ہمارے صدر ریاست جناب حاجی سردار یعقوب خان صاحب کا حلقہ ہے، تو ان 5 سالوں کے اندر انہوں نے بے شمار ترقیاتی کام کیے ہیں، جس میں یہ پونچھ کا میڈیکل کالج، پونچھ یونیورسٹی، یہاں کا پاسپورٹ آفس، یہ راولا کوٹ شہر جو پچھلے 5 سال پہلے جو راولا کوٹ شہر کی حالت تھی، آج آپ دیکھیں کہ یہ ہمارا شہر ایک ترقی یافتہ شہر بن چکا ہے۔ تو اس میں صدر یعقوب صاحب نے بے شمار کام کیے ہیں، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ تعمیر ترقی کے حوالے سے ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ تو میں اس دفعہ الیکشن میں ان کی بیٹی محترمہ فرزانہ یعقوب کی جو ہے وہ بھرپور سپورٹ اور حمایت کرتا ہوں اور کروں گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی اور مسلم کانفرنس کے اتحاد کی وجہ سے کوئی فرق پڑے گا جو یہاں کا ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے اس میں؟ جناب میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہاں 2 بڑی جماعتیں ہیں، جموں کشمیر پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی، تو انہی کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی یہ سیٹ جیت جائے گی۔ نون لیگ نے ترقیاتی کام کیے پاکستان میں، لیکن نون لیگ کا تو کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے نا، یہاں اتحاد ہوا ہے صدر خالد ابراہیم صاحب کے ساتھ، لیکن ہمارا ضلع حویلی ہم یہاں پہ مزدوری کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس وجہ سے ہم ضلع حویلی کے رہنے والے ہیں، ہم نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں، بچپن سے سپورٹ کرتے آئے ہیں ہم نون لیگ۔ انشاءاللہ اس الیکشن میں نون لیگ حکومت بنائے گی، آزاد کشمیر میں آئندہ نون لیگ کی حکومت ہوگی۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں منسٹر سوشل ویلفیئر اینڈ وومن ڈیولپمنٹ آزاد کشمیر فرزانہ یعقوب صاحبہ کی رہائش گاہ پہ۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ہم نے کیونکہ اس پہ تجزیہ کیا، کافی لوگوں سے ہم ملے، اس میں کوئی شک نہیں ہے بڑی تعداد میں آپ کے حمایتی موجود ہیں، لیکن کہیں اپوزیشن بھی ہے۔ آپ کس طرح محسوس کر رہی ہیں اس پوری کیفیت میں، اب جب الیکشن میں چند دن رہ گئے؟ جمہوریت کا حسن ہی یہ ہے کہ جہاں پر کمپٹیشن بھی ہوتا ہے اور اپوزیشن بھی ہوتی ہے تو لوگوں کا اپنا ان کا حق ہے کہ وہ جو بھی کہنا چاہیں کہیں، لیکن میجورٹی جو ہے انہوں نے دیکھا ہے کہ ہم نے کیا کام کیے ہیں ان 5 سالوں میں۔ جو ہے اس میرے حلقے میں ہم نے ایک یونیورسٹی دی ہے، ایک میڈیکل کالج دیا ہے۔ پچھلے 65 سالوں میں یہاں پر یونیورسٹی کا ایک ڈپارٹمنٹ تھا اور وہ بھی اس کی افیلیشن اور ریکگنیشن نہیں ہوئی تھی، تو یہ سارے کام ہم نے کیے۔ یہ تو صرف میگا پروجیکٹس ہیں، اس کے علاوہ جو ایئرپورٹ کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے، ایشین ڈیولپمنٹ پروگرام کا جو ہے کافی ایک بہت بڑا بجٹ ہے جو کہ یہاں کی سڑکوں کی امپروومنٹ کے لیے ہے، یہ میگا پروجیکٹس ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے جو ہے واٹر سکیمز جو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہیں، ہماری ماؤں بہنوں کے سر سے جو ہم نے یہ جو گڑھے اتارنے ہیں، اس کے لیے جو ہم نے پانی کی جو سکیمز دی ہیں اس سے ان کو بہت فائدہ پہنچا ہے۔ ہمارے جو لنک روڈز ہیں اور اس طرح کے ہم نے بہت زیادہ کام کیے ہوئے ہیں، اور لوگ جو ہیں اب وہ وقت نہیں رہا کہ باتوں سے ووٹ دیں، اب لوگ کام دیکھ کر ووٹ دیتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ ہمیں ہی ووٹ دیں گے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں ابھی جو اپوزیشن کی طرف سے آپ پہ کچھ الزامات ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنے دور میں انفراسٹرکچر پہ توجہ نہیں دی، روڈوں کی خستہ حالت بہرحال موجود تو ہے، اب اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا یہ ان کا جو الزام سمجھ لیں ہم یا جو بھی وہ اس پہ احتجاج کرتے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ اس حلقے میں بہت سے اچھے کام بھی ہوئے ہیں لیکن کہیں کچھ گیپس بھی موجود ہیں، تو کیا آپ کو وقت نہیں ملا ان چیزوں کو پر کرنے کے لیے، یا اس میں آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی اپوزیشن کا ایسا کوئی کردار ہے جس وجہ سے وہ نہیں ہو پایا؟ اس میں کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیے جی، خواہشات تو اتنی ہوتی ہیں شاید اللہ بھی پوری نہ کر سکے۔ ہمارا جو مختص بجٹ ہوتا ہے ہم نے اسی کے اندر کام کرنا ہے، اور اسی لیے جو ہے ہم نے جتنا کام کیا ہے الحمدللہ ہم اس میں سرخرو ہیں کہ ہم نے جتنا بھی ہمیں بجٹ ملا ہم نے اس میں بہترین کام کیا۔ لیکن اس حلقے کی جو ریکوائرمنٹ ہے پونچھ جو ہے وہ بیسکلی ویسے بھی کافی پیچھے رہ گئے، کیونکہ یہاں پر اتنے بڑے لیڈر تھے کہ وہ بس بڑے ہی ہوتے رہے اور کام کچھ نہیں کیا۔ ہماری جب سے ہم لوگ جو ہیں ہم نے جیتنا شروع کیا 15-20 سالوں میں، یہاں پر یہ ہر قسم کا میسو انفراسٹرکچر بھی بنا ہے اور ہر قسم کی سہولت جو ہے ہماری کوشش رہی ہے ڈور ٹو ڈور پہنچے، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ جو آپ روڈ انفراسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں وہ بھی الحمدللہ ہم کروا چکے ہیں۔ ایشین ڈیولپمنٹ کی جو جتنے بھی
स्कीम्स जब सड़कें जो हैं शुरू हो जाएंगी 1-2 महीने में, तो तब लोगों को एहसास होगा कि ये जो मेन जो आर्टरीज जो हैं, जो मेन जिससे ट्रैफिक गुजरती है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब बेहतरीन जो हैं बन जाएंगी 1 से 2 साल के अंदर। एक और चीज़ हमने नोट की, जब हम लोगों से बात करते हैं तो लोग आप पे इसलिए भी ज़्यादा तनकीद करते हैं कि आप एक खातून हैं और आपकी ज़रा कोशिशें हैं अच्छा करने की, आपने जो भी कोशिशें की, आप इस तरह की सूरत जब फेस करती हैं कि आपको इस तरीके से टारगेट किया जाता है कि आप एक फ़ीमेल हो के कैसे मुकाबला करेंगी खालिद इब्राहिम का, या कैसे आप जो भी दूसरे कैंडिडेट्स हैं, इस पे आप क्या समझती हैं कि आप क्या पैगाम देंगी उन्हें और अपने जो आपके फॉलोअर्स हैं उनको? देखिए, जो हमारे मद्दे मुकाबिल हैं वो सब काबिल एहतराम हैं और हम हमेशा सबकी इज़्ज़त करते रहे हैं। हमने कभी भी किसी किस्म की बदतमीज़ी नहीं की और ना हमने जो है किसी किस्म के ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए हैं। हम लोग जो हैं जब लोगों के पास जाते हैं तो जो हमने काम किए हुए हैं हम उसकी बुनियाद पर वोट मांगते हैं। आपने सही कहा कि मैं बहैसियत खातून होने के मुझको बहुत अपोजिशन फेस करना पड़ रही है और अफसोस की बात है कि सारी अपोजिशन मुत्तहिद हुई हुई है एक मुझ जैसी औरत को हराने के लिए। तो अफसोस भी होता है, लेकिन फिर मुझे खुशी भी महसूस होती है कि मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी बड़ी लीडर बन चुकी हूँ कि जिसमें इन सबको जो है सर जोड़ कर बैठ कर ये प्लान करना पड़ रहा है कि हम मुझको कैसे हराएंगे। तो मेरे ख्याल में ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि इस हलके की और पूंछ की औरतों के लिए यह फ़ख्र का मुकाम है कि जब इनको मौका मिलता है और ये कहीं आगे जाती हैं तो इतना खौफ व हिरास मर्दों में पड़ जाता है, ख़ास तौर पर जो सियासत में होते हैं, कि वो हराने के लिए हर किस्म का हथकंडा आजमाने के लिए तैयार हैं। ख़वातीन के लिए कोई ऐसा काम आपने किया हो अपने टेन्योर में और अगर आप आगे फिर जीत जाती हैं तो क्या ऐसा स्पेसिफिक काम करने की कोशिश करेंगी जो इस एक माइंडसेट को चेंज कर सके कि खातून मर्द के मुकाबले में काम नहीं कर सकती, जो एक अलमिया है ज़ाहिर हमारी सोसाइटी का? देखिए, हमारी ख़वातीन बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं और नौकरियां जो हैं वो बहुत ही महदूद तादाद में होती हैं। तो मेरे ये इस 5 साल में भी यही कोशिश रही है कि ख़वातीन जो हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ, वो अपने जो हैं वसाइल ख़ुद इस्तेमाल करें और अगर नहीं हैं तो हम वो वसाइल उन तक पहुँचा सकें। तो इन 5 सालों में हमने ये किया कि बहुत ही छोटे से जो लोन्स हमने इस तरह से स्ट्रक्चर किए कि उनकी रिक्वायरमेंट्स कुछ इतनी मुश्किल ना हो कि औरतें जो हैं वो जो उसका पेपर वर्क है वो पूरा ना कर सकें, वो आसान किया। और दूसरा ये कि ये AJK बैंक के साथ हमने ये स्कीम चलाई थी तो उसमें हुकूमत ने ये जिम्मेदारी उठाई कि जो उसके ऊपर इंटरेस्ट है वो हुकूमत पे करेगी, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो ख़वातीन ने पे करनी है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रही है और वो इस बजट में जो है वो आगे बढ़ाकर भी रख दी गई है क्योंकि इसका हमने देखा है कि इसका फ़र्क बहुत पड़ा है और ख़वातीन को इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। अपने टेन्योर में कई बैरून मुल्क के दौरे किया आपने, बाहर गई हैं, कश्मीर की आज़ादी के हवाले से भी आपका कुछ किरदार रहा है, लेकिन ये चीज़ ज़्यादातर व्यूअर्स को इस बारे में इल्म नहीं है। आप अगर उसमें कुछ बताना चाहें कि आपको कहाँ कहाँ कामयाबियाँ हुई और कोई वहाँ भी ख़वातीन के लिए स्पेसिफिकली किसी जगह आपने कोई रोल प्ले किया हो, उस पर आप कोई रोशनी डालना चाहें? लेकिन मैं आज़ाद कश्मीर की पहली औरत हूँ जिसने OIC में जो फॉरेन मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज़ की कॉन्फ्रेंस होती है उसमें जाकर मैंने कश्मीर को रिप्रेजेंट किया और कश्मीर के बारे में बात की। इसके अलावा ये है कि यूरोपियन यूनियन में सितंबर में EU कश्मीर वीक मनाया जाता है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जो है मुझे बुलाया जाता है और हमने 1-2 साल पहले वहाँ पर ख़वातीन की कॉन्फ्रेंस करवाई थी और उसमें हमने जो है ये हाफ विडोज़ का जो वर्ड है वो हमने उनको जाकर बताया था और उसके बाद से हमारी एक्टिविटीज़ में बहुत इजाफा हुआ है और ये देखा गया है कि जो ममालिक हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो उसका ग्रुप हो या फिर यूरोपियन यूनियन हो, वो बहुत रिसेप्टिव है जब कश्मीर की औरत जाकर उनसे बात करती है। और मैं अकेले नहीं, वहाँ पर और भी डायस्पोरा और जो पार से हमारी बहनें होती हैं वो भी हमारे साथ होती हैं और हम लोग मिलकर चलते हैं और बेहतरीन वहाँ पर काम करते हैं और हम इंशाअल्लाह आप देखिएगा कि इसमें इम्प्रूवमेंट होगी। कश्मीर पर इस वक्त बहुत ज़्यादा तवज्जो है, जैसे आप मीडिया जो है इस दफ़ा इतनी तवज्जो दे रहा है, ये कहीं ना कहीं कोई काम होता रहा है जो आप लोग भी आए हैं और हर जगह आज जैसे कि और भी चैनल्स अब जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं कश्मीर के इलेक्शंस में। इस दफ़ा खसूसी तवज्जो होगी सबकी कि इस साइड के जो इलेक्शंस हैं वो पीसफुल होते हैं ताकि कंपैरिजन किया जा सके कि पार के इलेक्शंस में क्या हाल होता है लोगों का। OIC ने जो है अपने इंटरेस्ट को शो किया है, उनके इस विज़िट से पता चला है कि जी वो कितना अहम है कश्मीर उनके लिए और जो कश्मीर कॉन्टैक्ट ग्रुप है उसमें इजाफा भी हुआ है और इसी तरह के जो है ये काम हम लोग मिलकर पाकिस्तान की हुकूमत के साथ करते रहें क्योंकि हम अकेले कुछ इस तरह से कर नहीं सकते। तो हमें जो है ना सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत से पजीराई मिली है बल्कि इंटरनेशनल एरिना में भी पजीराई मिली है क्योंकि वो ख़वातीन को सुनना पसंद करते हैं।
ایک اور چیز جو الیکشن پہ آتے ہیں دوبارہ تحریک انصاف کی طرف سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ دھاندلی کا خدشہ ہے، اور وفاق میں کیونکہ نون لیگ کی گورنمنٹ ہے، یہاں پیپلز پارٹی کی ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کچھ اس طرح کا ہے؟ کیونکہ آزاد کشمیر الیکشن میں ماضی میں ایسا ہوا ہے، میڈیا رپورٹس ہیں، میں نے ریسرچ کی اس پہ کہ آپ کے فادر کو بھی ایک بار دھاندلی کے ذریعے ہرایا گیا، اور پھر اس خطے کا ایک اور یہ بھی ہے کہ یہاں کوئی جبری طور پہ بھی بعض اوقات ایک جو ووٹنگ ریشو کو چینج کیا جاتا ہے، تو اس طرح کی کوئی تھریٹ آپ فیل کر رہی ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے پاسبل یہاں بھی، اور اگر ہو سکتی ہے تو اس کے کاؤنٹر کے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں کیا ہونا چاہیے؟ بالکل جی، اس تیاریاں تو مجھے لگتا ہے کہ سب کی بہت ہی عالی شان ہیں، کیونکہ آج یہ جو آخری دن ہوتے ہیں اس میں جو ہیں جو رجسٹرڈ ووٹس ہوتے ہیں ان کی پولنگ سکیمز بنتی ہیں، اور لوگوں کے لیے کمفرٹ یہی ہوتی ہے کہ ان کا جو پولنگ سٹیشن ہے وہ ان کے گھر کے قریب ترین ہونا چاہیے، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جب ووٹس رجسٹر ہو رہے تھے تب بھی ہم نے جو ہے انتظامیہ سے شکایت کی تھی کہ یہ غلط رجسٹر ہو رہے ہیں، ان کے ایڈریسز جو ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، لیکن ان کو کہیں اور دکھایا جا رہا ہے، جو شخص یہاں پر رہتا ہے اس کا ووٹ کہیں اور پولنگ سکیمز میں یہ بات سامنے آ رہی ہے، اور ہم اس کا جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ٹھیک کیا جائے۔ یہ ایک پہلا قدم ہوتا ہے ووٹرز کو ڈسٹرب کرنے کا، ووٹنگ ریشیو تبدیل کرنے کا، تاکہ پولنگ سٹیشن وائز جو ہے لوگوں کو ڈسٹرب کر کے تو جیتنے اور ہارنے کے کا جو ہے نا اس کو وہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے مختلف جگہوں پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو انتظامیہ ہے اس کی جو نیت ہے وہ کچھ لگ رہی ہے کہ اس دفعہ وہ کچھ جیسے پاکستان میں انہوں نے کلین سویپ کرنے کی کوشش کی تھی ویسا یہاں پر کریں گے، لیکن میں امید رکھتی ہوں کہ وہ یہاں پر نہیں کر پائیں گے، اور اس میں ہمارے حلقے کے جو لوگ ہیں وہ ہمیں سپورٹ کریں گے۔ یہ جتنا باہر نکلیں گے، یہ جتنا ووٹ کریں گے، تو چاہے کوئی بھی ہمیں ہرانے کی کوشش کرے، جب یہ عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی تو ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ ایک بات آپ نے بھی ذکر کی اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ساری اپوزیشن اس وقت یکجا ہے آپ کو ہرانے کے لیے، جو آپ کے اپنے خاندان سے بھی کچھ لوگوں کو پی ٹی آئی کی طرف لے جایا گیا، بلکہ ٹکٹ بھی ملے ہیں جن کو کراچی سے، اور کچھ وہاں موجود ہیں، اسی طریقے سے 2-3 اور کینڈیڈیٹس ہیں وہیں آپ ہی کے حلقے سے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں وہ آپ کے وہاں کے ووٹ بینک کو کتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں جو آپ کا آبائی علاقہ ہے، اور باقی جو ٹاؤن میں ہے اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ پی ٹی آئی نے ٹکٹ تو ٹاؤن میں دیا ہے، اور ٹھیک ہے جی، ہر پارٹی کا ایک اپنا مینڈیٹ ہوتا ہے اور وہ ضرور اپنی جو ہے کیمپین چلائیں، لیکن ہمارا علاقہ متحد ہے، اور انشاءاللہ جس کو ہم اپنا گھر کہتے ہیں، علی سوجل اور پکھر، وہاں پر لوگ خود ہی بتا دیں گے۔ مجھے اس میں کوئی بھڑک یا اس طرح کی بڑی بات کہنے کی ضرورت نہیں، الحمدللہ کہ ہمارا جو علاقہ ہے وہ متحد ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کون ہماری عزت رکھتا ہے اور کون نہیں رکھتا، کون سے لوگ ہمارے ساتھ کیا سلوک اور رویہ رکھتے ہیں، ہم بھولتے نہیں ہیں باتوں کو۔ تو ہم یونین کاؤنسلز میں وہ ہمارا گھر ہے، اور انشاءاللہ وہی ہمارا اسٹرانگ پوائنٹ ہے، اور یہ جو شہر ہے، یہ جو ٹاؤن ہے، اس نے بھی الحمدللہ پچھلے الیکشنز میں ہمارا بہت اچھا ساتھ دیا تھا۔ ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ چونکہ ہم نے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بہت کام کیا ہے، تو اس دفعہ یہ شہر بھی پروو کرے گا کہ جب آپ واقعی لوگوں کے لیول کے کام کرتے ہیں، تعلیم میں اضافہ کرتے ہیں، تو پھر وہ صحیح فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک اور چیز بتائیے گا کہ قوم پرست جماعتوں نے بھی اس بار کاغذات جمع کروائے اور الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، کچھ نے لا کے پاکستان کی سیکھ نہیں مانی، لیکن نیب جیسی آرگنائزیشن برل اس کا حصہ بن رہی ہے انتخابی عمل میں، ان سے بھی ہماری بات ہوئی اور وہ بڑے پرعزم ہیں کہ وہ جو آپ کا علاقہ ہے خصوصی طور پہ وہاں وہ کلین سویپ کر رہے ہیں، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں، ان کی کلین سویپ ہوتی ہے 800 ووٹ، تو ان کو مبارک ہے ان کی کلین سویپ، وہ اس دفعہ بھی یہ صفائی کر دیں، کیونکہ ان کے وہ جو 2-4 مطلب یعنی کہ ہمیں ملتے ہیں 28,000 ووٹ، اس پہ ان کو لگتا ہے 800 ووٹ کی کلین سویپ ہے، تو ان کو تو پھر اللہ ہی سمجھا سکتا ہے۔ ایک آخری چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اپنے ویئرز کو، اپنے سپورٹرز کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ آخری دن ہے، آپ کے خلاف کورٹ میں بھی بار بار جو انفارمیشن آ رہی ہے کہ لوگ جا رہے ہیں، آپ کو ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے کہ آپ نااہل ہو جائیں، آپ حصہ نہ لے سکیں، تو اس ساری صورتحال میں آپ اپنے سپورٹرز کو کیا کہیں گی؟ میری عورتیں میرے ساتھ ہیں، اور جو ہمارے جو مرد حضرات ہیں، جو کارکنان ہیں، وہ میرے بھائی ہیں، جو بزرگ ہیں، وہ سب لوگ مجھے اپنی بہن اور بیٹی کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں،
اور ہمارے علاقے کے لوگ جو ہیں کبھی بھی اپنی بہن یا بیٹی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے. تو میرے لوگ میرا ساتھ دیں گے. جو اپوزیشن والے ہیں انہوں نے اپنے رویے سے, اپنے کردار سے اپنے آپ کو جو ہے سب لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ وہ عورتوں کو پاؤں کی جوتی کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے. لیکن جو ہمارے جو سپورٹرز ہیں انشاءاللہ مرد اور عورتیں وہ پروو کریں گے کہ نہیں, عورت جو ہے وہ قابل عزت ہے, اور اگر اس میں ٹیلنٹ ہے اور اگر وہ لیڈر بننا چاہتی ہے تو سب مل کر اس کا ساتھ دیتے ہیں. یہ بتائے گئے الیکشن سے پہلے کوئی اس حلقے میں بڑی کوئی سیاسی سرگرمی کے امکانات ہیں آپ کی طرف سے؟ ہم لوگ عید کے بعد جو ہے پلان کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو صاحب, ان کو ہم یہاں پر انوائٹ کریں. لیکن الیکشنز بہت قریب ہیں. ہمارے خواہش بھی ہے کہ وہ آئیں یہاں پر, ان کے چاہنے والے بہت زیادہ ہیں تو ہم نے ان کو انوائٹ کیا ہوا ہے. ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ یہاں پر آئیں تو وہ ایک میجر پولیٹیکل ایکٹیویٹی ایز سچ ہوگی. ورنہ یہاں پر جو ہے ہم بہت بڑے بڑے جلسے اور اس طرح کا نہیں ہے. ہمارے سیاسی ماحول یہ ہے کہ ہم ڈور ٹو ڈور اور کارنر میٹنگز کرتے ہیں, اور ہمارے لوگ بھی اسی کو پسند کرتے ہیں کہ ان سے پرسنلی جا کر ملا جائے. آپ کتنی ہوپ فل ہیں کہ الیکشن آپ جیت جائیں گی؟ ہوپ فل نہیں, مجھے امید ہے آپ کو کتنے پرسنٹ یقین ہے؟ مجھے مکمل اعتماد ہے کہ میں ہی جیت رہی ہوں. اور جتنا یہ اپوزیشن جو پھڑک رہی ہے اور میرے خلاف جو ہے مختلف ایریناز کو استعمال کر رہی ہے, تو میرا یقین اور اعتماد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. بہت شکریہ فرزانہ یعقوب صاحبہ. ناظرین, یہ ہم ایک دشوار گزار علاقے میں آئے. یہاں الیکشن کیمپین کے سلسلے میں کچھ عوامی نمائندگان موجود ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں کی اور لیڈرز کی رائے آپ تک پہنچائیں کہ اتنے دور افتادہ علاقے میں آ کے کیمپین کرنا کیسا ہے. یہ جس سڑک پر آپ آئے ہیں یہ پہلے کچی تھی, اور ہمارے اس 5 سال کے عرصے میں یہ سولنگ ہوئی اور انشاءاللہ آگے پکی بھی ہو جائے گی. اور سڑکیں ایسے ہی بنتی ہیں. یہ بہت ہی دشوار علاقہ ہے اور ہمارے لوگ الحمدللہ مطمئن ہیں. کسی حکومت نے کوئی کام نہیں کیا, باقی میں بھی مانتا ہوں. صرف جب یہ پی پی کی حکومت آئی ہے, جس دور میں بھی آئی ہے, ایک دفعہ پہلے پی پی کی حکومت آئی تو اس میں سے ہمیں پیسے ملے, روڈ کا کام میں کروا رہا ہوں, وارڈ کا صدر یہاں میں ہوں. یہ جو لوگ ہیں نا یہ پاسے نشے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو آج کہتے ہیں نا کہ ہم جے کے پی پی میں جا رہے ہیں اور خالد ابراہیم کو سلوٹ کرتے ہیں. تو خالد ابراہیم کے جو والد صاحب تھے سردار ابراہیم خان, انہوں نے بھی الیکشن لڑا اور میں انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی رہا ہوں. 5 سال ان کو بھی الیکشن لڑوا کے دو دفعہ دیکھ لیا, کوئی کام نہیں ہوا. اب رہا سوال یہ کہ یہ روڈ میں نے بنوائی ہے جہاں آپ کھڑے ہیں, یہ کس نے پیسہ دیا؟ یہ ووٹ کس کو دے رہے ہیں اس بار؟ ہم ووٹ فرزانہ یعقوب صاحبہ کو دے رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس جگہ سے کام یعنی کامیاب کروا کے رہیں گے. یہ حلقہ اللہ اور رسول کے حکم سے فرزانہ یعقوب صاحبہ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف کروائیں گے سر, اور یہ بتائیے کہ آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں؟ عبدالمجید میرا نام ہے جی, اور اس وقت ہم کمپین پہ ہیں. فرزانہ یعقوب صاحبہ کو ووٹ دینے کی کمپین چلا رہے ہیں, لوگوں کو قائل کر رہے ہیں, موٹیویٹ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ میٹنگز کر رہے ہیں کہ وہ فرزانہ یعقوب کو ووٹ دے کے کامیاب کریں. سردار عبدالرؤف میرا نام ہے, یہیں سے حلقہ نمبر 3 سے میرا تعلق ہے. تو اس وقت جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے تو ہم الیکشن میں آئے ہیں, تو یہ واضح ہے کہ ایک ہی سائڈ سے 5 سالوں میں 10 سالوں میں کام ہوتے رہے. سردار یعقوب جب پرائم منسٹر تھے, پریزیڈنٹ تھے, ابھی پریزیڈنٹ ہے, اور منسٹر سے لے کے اسی حلقے میں یہ 1 سائیڈڈ وہی کام کرتے چلے آ رہے. میرا نام عاطف اسلم, میں یہیں کا رہنے والا ہوں. سردار لیاقت یات میرے خاندان کا اور ایک اچھا لیڈر ہے, اس کو ہم ووٹ دینا چاہتے ہیں. ناظرین, اس وقت ہم موجود ہیں ڈانا نمبر 4. یہ بڑی ایک تاریخی جگہ ہے حلقہ 3 میں. سیاست میں یہاں کے لوگوں کا بڑا تاریخی کردار رہا ہے. سردار یعقوب صاحب جو اس علاقے سے منتخب ہوتے رہے اس حلقے سے, اور ابھی وہ یہاں کے صدر ہیں آزاد کشمیر کے. اب ان کی بیٹی فرزانہ یعقوب یہاں الیکشن کنٹراسٹ کر رہی ہے. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ ان کے مد مقابل سردار خالد ابراہیم ہیں, اور اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے نیر ایوب ہیں, اور دیگر جماعتوں کے جماعت اسلامی کے سردار اعجاز افضل ہیں. لیکن یہ جگہ بڑی اہمیت کی
शामिल है, क्योंकि यहाँ के लोग माली तौर पे भी हमेशा से इन्होंने अपने कैंडिडेट्स को बड़ा सपोर्ट किया और फिर उसके साथ साथ ये एजुकेटेड लोगों का एक मरकज़ समझा जाता है इस हल्के में। और यहाँ के लोगों का जो माइंडसेट है और जिस तरफ ये लोग जाते हैं उसका एक बड़ा इम्पैक्ट छोड़ते हैं उस कैंडिडेट की जीत के हवाले से। हमारे साथ यहाँ चंद लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं और ये किस कदर मुतमईन है गवर्नमेंट की जो पिछले 5 साल कारकर्दगी है उससे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद अयूब। अयूब साहब, ये बताइएगा कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ? मैं खालिद साहब को सपोर्ट कर रहा हूँ। कोई ख़ास वजह उसकी आप बता सकते हैं? दयानतदार हैं, ईमानदार हैं और आइंदा यानी कौमी लीडर हैं हमारे, इसलिए उनको सपोर्ट करता हूँ मैं। सबसे ख़ास वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तो पहली बार आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन लड़ने जा रही है और उसने बहुत क्लियर जो है वो कश्मीरियों को एक मौक़िफ़ दिया है, एक नज़रिया दिया है कि कश्मीर के जो फ़ैसले हैं वो कश्मीर में होंगे और जो कश्मीरियों को बाइख्तियार बनाने की जो बात इमरान खान ने की है वो किसी हद तक वो दुरुस्त भी साबित हुई है। जो ये पार्लिमानी बोर्ड के आपके सामने हमारे जो कश्मीर के टिकट्स की जो तकसीम की बात की है उसमें आपने देखा होगा कि मुस्लिम लीग नून का जो पार्लिमानी बोर्ड का चेयरमैन वो नवाज शरीफ साहब खुद बन गए और इसी तरह पीपल्स पार्टी से बिलावल भुट्टो बन गए। तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह हमारी तो ये उम्मीद है कि इस बार भरपूर कंपटीशन हम देंगे आज़ाद कश्मीर में और इस हल्के में भी बिलखुसूस जो है वो नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद अब तब्दीली की तरफ आ रही है। सबसे पहले मैं आपके रोज़ टीवी की तरफ से आप पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बात ज़रूर है कि हमारी नून लीग की तरफ से कैंडिडेट उम्मीदवार थे हल्का 19 पुंछतीन से। हम पूरे अज़म थे कि जो हमने वर्क किया हुआ 5 साल से मैं एज ए जॉइंट सेक्रेटरी नून लीग जहाँ पे वर्क करता रहा हूँ हल्के में और हम पूरे अज़म थे, पूरे उम्मीद थे कि हम जीतेंगे, अभी भी हैं, क्योंकि हमने वर्क ऐसा किया हुआ है कि जो सरदार याकूब खान की जो पीपल्स पार्टी की यहाँ से 15-16 साल से कामयाब हो रहे हैं उसके अगेंस्ट हमने इस तरह के स्ट्रेटजी अपनाई थी और बनाई थी कि हम अंडरग्राउंड वर्क करके पोलिंग के चंद दिन पहले हम सामने आएंगे और नून लीग को कामयाब करेंगे। और श्योर था कि नून लीग इस दफ़ा हल्का 3 से कामयाबी हासिल करती। तो भीतर ये भी हुआ कि अलाउंस हो गया JKPP आज़ाद कश्मीर से, उसका भी हमें एडवांटेज मिल गया है और उनको भी मिल गया है और हम इंशाल्लाह दोनों मिलके एक बड़ी कुव्वत बन गई है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको हल्का 3 आज़ाद कश्मीर जो अल-19 कहलाता है यहाँ के इंतखाबी मार्के के हवाले से तफसीलात से आपको आगाह किया, लोगों से मिलवाया और उम्मीदवारों से भी बात की कि किस तरीके से वो अपनी इलेक्शन कैंपेन को आगे लेके चल रहे हैं। लोगों की मायूसियाँ भी हैं यकीनन गवर्नमेंट से, लेकिन ये एक हकीकत है कि यहाँ जो एक इन्फ्लुएंस है ज़ाती तौर पे सरदार याकूब का इस इलाके में, उस वजह से गो के लोगों का एक रुख है उस तरफ। लेकिन कबल इस वक्त कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होगा, इसका फ़ैसला वक्त करेगा कि यहाँ के इंतखाबी मार्के को कौन जीतेगा।